Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is the 10th video in the series जहां हम complete कर रहे हैं DSC 4th that is Perspectives on Public Administration and इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सेकेंड यूनिट तक कंप्लीट कर रखा है जिसमें हमने 5 थ्योरीज़ करी थी सेकेंड यूनिट में. नाउ थर्ड यूनिट इज़ कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जहां हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक सर्विस पढ़नी है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई वुड लाइक टू टेक दिस वन वीडियो एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि ऑल्दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस में बट ये क्वेश्चन मोर और लेस हर बार ही आते हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. So in this video we are going to be covering that there are 5 phases जिसमें public administration develop होता है, evolve होता है, and this is given by a person called Nicholas Henry. So Nicholas Henry comes up with 5 phases of evolution of public administration and ये इस basis पर categorize करते हैं phases को कि main focus क्या था उस वक्त public administration का, उसमें क्या वैल्यूज़ ज़्यादा दिख रहे थे, रिलेशनशिप क्या था बिटवीन दी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कौन से थिंकर्स उस वक्त उसमें इन्वॉल्व थे एंड वो अपनी थ्योरीज़ में किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे. सो देर आर 5 phases as you can see on the screen. फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से करा है जिसमें हमने वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ा था. देन सेकेंड इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. थर्ड इज़ द एरा ऑफ चैलेंज. देन फोर्थ वन इज़ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड देन फिफ्थ वन वी हैव इज़ इंटरेस्ट इन अनदर सब फील्ड्स. तो आप देख सकते होंगे कि इसमें सब में टाइमलाइन लिखी है. सो दिस स्टार्ट्स विथ 1887. क्या हुआ था 1887 में, इफ़ यू कैन रिकॉल? येस, सो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन का एक पेपर आया था जहाँ से हम मानते हैं कि शुरुआत होती है डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की. हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस के जैसा पढ़ना शुरू करते हैं. सो इट्स स्टार्टिंग विद 1887. फिर डिफरेंट टाइम लाइन्स पे डिफरेंट फेजेस हैं एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम्स एज वेल. तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट फेज से. सो फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी जो कि शुरू होता है 1887 से एंड वो चलता है 1926 तक. सो ऐसा क्या होता है 1887 में? वी हैड डिस्कस्ड कि वुड्रो विल्सन अपना फर्स्ट पेपर लिखते हैं जिसका नाम होता है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887. इसमें विल्सन आर्ग्यूज़ कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट होना चाहिए पॉलिटिक्स से. सिंपल भाषा में अगर समझें तो पॉलिटिशियंस को अपने लॉज और पॉलिसीज़ बनाने चाहिए और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एंड इसमें जो थिंकर्स एसोसिएटेड हैं फर्स्ट फेज़ को मैं उतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ सिंस एक एंटायर लेक्चर बेस्ड है इस फर्स्ट वाले पे जिसमें हमने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के बारे में पढ़ा था. सो हाँ, इसको मैंने छोटे में बताया और इससे कुछ और भी थिंकर्स एसोसिएटेड हैं. सो फर्स्ट तो हमने देखा वुड्रो विल्सन जिन्होंने डाइकोटमी की बात करी थी सबसे पहले. नाउ सेकेंडली ऑल्सो वुड्रो विल्सन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी हैव वन मोर थिंकर कॉल्ड फ्रैंक जे गुडनाउ. वुड्रो विल्सन को हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं बट फ्रैंक जे गुडनाउ को हम फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं एंड इनका वर्क था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दिस पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी थिंग. इन्होंने भी प्रमोट करा था कि सेपरेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच. नाउ वन मोर थिंकर इज़ एसोसिएटेड, उनका नाम है एल.डी. वाइट. देयर इज़ दिस फेमस कोट बाय एल.डी. वाइट कि ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दी heart of problems of modern government. So he gives much emphasis to public administration and इनका work है Introduction to the Study of Public Administration. He is also associated with this first phase only. And this book written by L.D. White, this is known as the first textbook on public administration. क्योंकि इससे पहले वाले जो थे, for example वुड्रो विल्सन का पेपर, it was not a full
टेक्स्ट बुक, नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्क. बट ऐसा माना जाता है कि एल.डी. वाइट का जो वर्क था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज अ fully dedicated work, first work towards public administration. Now, apart from these three thinkers, one of the other thinkers is Max Weber, जो कि related हैं this dichotomy phase से. Max Weber के बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में करा है, आई गेस, जहाँ पे हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ डाइकोटमी फेज. बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैक्स वेबर में भी हमने यही पढ़ा था कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी पे. सो इसीलिए मैक्स वेबर के थॉट्स ने भी इस फेज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करा था. सो वी हैव 4 थिंकर्स रिलेटेड विथ फर्स्ट फेज़: फ्रैंक जे गुडनाउ, वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट एंड मैक्स वेबर. And the timeline is 1887 to 1926. Now we have the second phase. So second phase is principles of administration. And ये शुरू होता है 1927 से 37. Also this is very easy to remember. 1887 तो हमें याद ही रहता है because first paper publish हुआ था वुड्रो विल्सन का. फिर वहाँ से 1926. This is all you have to remember. फिर आगे बस ऐसा 10 साल का ही है. फिर 1927 to 37, then next is 38 to 47, then 47 to 90 and then again 91 to present. So yeah, we were talking about the second phase. So second phase is principles of administration. अब इस फेज़ में क्या होता है, there are multiple thinkers जो कि फोकस करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ क्या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिसको हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में लगा सकें. इससे मतलब नहीं है कि वो कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर हम उसको ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कोई प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, तो उसको हम ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं. सो बेसिकली सेकेंड फेज़ वाज ऑल अबाउट कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाए जाएं जिनको हम अगर किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड हैं इससे. सो फर्स्ट वन इज़ विलोबाई. ही इज़ द थिंकर जिनको माना जाता है कि ही रोट द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड एरा, सेकेंड फेज़. उनका टेक्स्ट का नाम था, बेसिकली ये बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी इजी टू रिमेंबर. W.F. विलोबाई इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी. नाउ हमने 2 थिंकर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इसके. फर्स्ट वन इज़ F.W. टेलर एंड देन हेनरी फेयोल. नो, आई गेस हेनरी फेयोल हमने नहीं करा है. सो F.W. टेलर हमने ऑलरेडी देख रखा है. देन दिस अनदर थिंकर हु इज़ कॉल्ड हेनरी फेयोल. सो हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल्स देते हैं मैनेजमेंट के, जिनका ये मानना है कि इन प्रिंसिपल्स को अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी. सो विलोबाई हो गए, देन टेलर, देन फेयोल. देन next we have is Gulick and Urwig. They are not just one people, they are 2 people. So Gulick and Urwig write together a paper जिसका नाम होता है Papers on Science of Administration, which comes out in 1937. और इसमें ये 28 प्रिंसिपल्स देते हैं. They give 28 principles of public administration and माना जाता है कि this work takes the second phase of public administration to its zenith. मतलब कि this book explained all the possible principles and features जो कि होने चाहिए एक administration में to make it efficient. So this was all about the second phase. Second phase में हमने देखा कि principles आते हैं basically. शुरुआत होती है विलोबाई से, then we have टेलर, हेनरी फेयोल जो कि 14 प्रिंसिपल्स देते हैं. देन वी हैड गुलिक एंड उर्विक जो कि 28 प्रिंसिपल्स देते हैं एंड दे राइट अ पेपर कॉल्ड पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड फेज़. अब हमने देखा कि फर्स्ट में कैसे डाइकोटमी की बात करी गई, देन सेकेंड में कुछ प्रिंसिपल्स आए. नाउ कम्स दी एरा ऑफ चैलेंज. अब कुछ चैलेंजेस आने शुरू हुए इन टर्म्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड
पॉलिटिकल डाइकोटमी थिंग। चैलेंजेस कैसे आए? तो चैलेंजेस दो तरीके से आए। सबसे पहले तो इसका टाइमलाइन है 1938 से 47 का। अब हम देखते हैं कि दो चैलेंजेस क्या क्या थे। सो प्राइमरीली फर्स्ट चैलेंज वाज कि आप कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग को अलग अलग कर सकते हैं, जिसकी बात वुड्रो विल्सन ने शुरू की थी कि हमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अलग करके देखना चाहिए। तो पहला चैलेंज आता है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं और जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई रिलेशन ही ना हो। स्कॉलर्स स्टार्टेड टू आर्ग्यू कि क्या ऐसा है कि पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल ही सेपरेट है, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ही सेपरेट है डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन से। आपको याद होगा हमने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3rd या 4th वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स का भी एक रोल होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि दे आर दी वन, भले ही वो बस इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हो, बट दे आर दी वन जिनको पता होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है ऑन द ग्राउंड लेवल। सो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि डाइकोटमी कर दो, बिल्कुल ही सेपरेट वाटर टाइट कंटेनर्स में डाल दो, दोनों को कंपार्टमेंट्स में डाल दो कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा गलत होगा करना। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चैलेंज। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ चैलेंज वाज कमिंग फ्रॉम दी ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट्स। हमने सेकेंड यूनिट में देखा था ना अबाउट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन मायो। सो सेकेंड जो चैलेंज था वो उनके स्कॉलर्स से था, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के स्कॉलर्स से था कि कैसे आप इंसान को बस एक इकोनॉमिक मैन की तरीके से देख सकते हो, कोई ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को नहीं देखा जा रहा है, इमोशंस का कोई रोल नहीं है, पीपल आर जस्ट अंडरस्टूड एज mere machines and not human beings। और बोला गया कि आप जो भी ये प्रिंसिपल्स लेके आ रहे हो, जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है इनका, एंड दीज आर प्रोवर्ब्स। सो हर्बर्ट साइमन इज़ अ थिंकर हु इज़ एसोसिएटेड विथ एरा ऑफ चैलेंज वाला फेज, एंड वो कहते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट प्रोवर्ब्स। मतलब ये बस लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, इनका कोई असली मीनिंग नहीं है, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं आपकी। ऐसा कुछ भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल हम लोग नहीं ला सकते हैं जो हर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करा जा सके। सो हर्बर्ट साइमन इज़ वन ऑफ द थिंकर्स। नाउ देयर आर मोर थिंकर्स जैसे चेस्टर बर्नार्ड, जिनकी बुक है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। नाउ वी हैव अनदर थिंकर FM मार्क्स, जिनकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ another important thinker of this phase is रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल का ये कहना होता है इस एरा ऑफ चैलेंज वाले फेज़ में कि ज़्यादा हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है when we are understanding public administration, and he writes a book called Science of Public Administration, 3 problems, and he emphasizes कि हमें एक interdisciplinary approach की ज़रूरत है। Now comes the फोर्थ फेज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका टाइमलाइन है 1948 से 1970 का। अब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी बिल्कुल ही नया डिसिप्लिन था, अभी बनना शुरू ही हुआ था। इट वाज नॉट इवन लाइक 100 years जो कि हुए थे, एंड देयर कम्स अ क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एंटायर डिसिप्लिन कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन है भी। सो there was a self-doubt sort of thing among the scholars कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट रहना चाहिए था या फिर हमें इसको एक इंडिपेंडेंट फील्ड बनाना चाहिए। बिकॉज आज आप देखोगे कि हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट फील्ड, बट अगर हम उस वक्त की बात करें 1950s की, तो उस वक्त देयर वाज दिस ह्यूज क्वेश्चन कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट रहने देना चाहिए या फिर उसको एक पेरेंट डिसिप्लिन मानना चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसके अंदर ही पढ़ना चाहिए, या फिर हमें एक नई डिसिप्लिन लेके आनी चाहिए इसकी। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के चक्कर में क्या हुआ कि देयर वर 2 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स, 2 ग्रुप्स में बट गया द एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स,
एंड वो दो ग्रुप्स क्या क्या थे? पहला ग्रुप था जो ये मानता था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही रखना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। जो शुरुआत हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग डिसिप्लिन बनाने की, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें वापस मर्ज कर देना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में एज द मदर साइंस। पॉलिटिकल साइंस को कहा गया और ऐसा माना गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इसी में मर्ज कर देना चाहिए। एंड दी मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर जो ऐसा मानते थे कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए वॉज जॉन गॉस। जॉन गॉस हमने देखा था इकोलॉजिकल अप्रोच में, जिनको बोला जाता है कि ही केम अप विथ इकोलॉजिकल अप्रोच द फर्स्ट टाइम। उसके बाद रिग्स उसको ज़्यादा डेवलप करते हैं, बट जॉन गॉस को हमने देखा था इकोलॉजिकल अप्रोच में। सो इज़ द सेम पर्सन। इनका ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस में ही मिला देना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंड कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। सो ये एक आर्टिकल लेके आते हैं जिनका नाम होता है ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आती है 1950 में। एंड इसमें ही पुट्स हिज पॉइंट कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। देन देयर इज़ दिस अनदर थिंकर कॉल्ड रॉस्को मार्टिन। 1952 में ये भी अपना एक आर्टिकल लाते हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे डोमिनेशन होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्यों इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। सो पहले जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, उसमें आते हैं जॉन गॉस एंड रॉस्को मार्टिन। Now we have another group of thinkers जिनका ये मानना है कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन बनाना चाहिए अलग से, एंड हमें पॉलिटिकल साइंस को इसका मदर या फिर इसका पेरेंट सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट रहेगा, अलग डिसिप्लिन रहेगा, इसमें अलग अलग थ्योरीज डेवलप करी जाएंगी एंड दिस विल बी एन एंटायर डिफरेंट फील्ड ऑफ डिसिप्लिन, जिसको कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, कुछ समय के बाद ऑल दी डिफरेंट थ्योरीज दैट कम अप, अगर हम उनको एक साथ कंपाइल करना शुरू करें, अगर हम उनको समझना शुरू करें, तो हम इसको एक अलग सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस बना सकते हैं। एंड इस ग्रुप ऑफ थिंकर से जुड़े हुए जो स्कॉलर्स हैं वो हैं साइमन एंड मार्च, जो कि एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनाइजेशंस। देन वी हैव जेडी थॉम्सन, जो कि बुक लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्शन। देन वी हैव मार्च, ही राइट्स द बुक हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बुक्स आती हैं इन दी आर्ग्यूमेंट कि कैसे हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाना ही चाहिए। ऑल्सो सेपरेट डिसिप्लिन बनाने के लिए there was this journal which was founded, क्योंकि the scholars believed कि हमें इस चीज़ को propagate करना चाहिए आगे कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग साइंस है। इसके लिए वो एक जर्नल के साथ आते हैं जिसका नाम होता है जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, जो कि शुरू होती है 1956 में। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि दिस फोर्थ फेज़, जो कि 1947 से शुरू होता है 1990 में ख़त्म होता है, इसमें भले ही कुछ थिंकर्स थे जो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग डिसिप्लिन होना चाहिए, बट एंटायरली इस पूरे दो ग्रुप्स में बट जाने के कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको द स्टेज ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी या द एरा ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। एंड इस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेज़ में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं इस फेज़ में। पहला है कि इसमें न्यू ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आती हैं, जिसके थिंकर्स हैं कुछ जैसे क्रिस आर्गाइरिस, डगलस मैकग्रेगोर। दे कम अप विद द आइडिया ऑफ लाइक न्यू मोटिवेशंस। हमने देखा था कि ऑल दो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ये बात तो करती है कि हम लोग को इकोनॉमिक मैन के तरीके से नहीं देखना चाहिए, सोशल मैन के तरीके से देखना चाहिए, बट प्राइमरीली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सो न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एडवोकेट करती है अबाउट डिफरेंट मोटिवेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन second thing that comes up in this era is comparative public administration and ecological approach, जिसकी बात हमने FW Riggs वाले वीडियो में करी थी।
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, बट देन वी हैव न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक से डील कर रहे होंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देयर कम्स अप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम ये बात करते हैं, जहाँ स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बनाना चाहिए, हमें सिटीजन्स का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए, इस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए दैट दे एक्चुअली आर सिटीजन सेंट्रिक, कैसे वो सिटीज़न को हेल्प करें। एंड इसमें रेलेवेंस, वैल्यू, एक्विटी, चेंज, इन सब चीज़ों की बात करी जाती है। वी विल बी लुकिंग इनटू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। So this was all about the era of crisis of identity. अब इसके बाद जो शुरू होता है that is called the fifth stage. इसको हम कहते हैं interest in another subfields. Now we can see कि इस वक्त तक 1971 से ये शुरू होता है and इस वक्त तक हम देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से डिसिप्लिन जैसा बनना और बहुत सारी थ्योरीज इसमें आ चुकी थी। तो वी कैन से कि इस वक्त तक एक अलग सब फील्ड और अ डिफरेंट डिसिप्लिन बन चुका था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज आ चुकी थी। सो इस वक्त से शुरू होता है दी स्टेज 5, जहां हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन की तरह देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे वेरियस सब फील्ड्स को इंटीग्रेट करा जाए इसमें, जैसे कि हमने अभी देखा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो इसकी शुरुआत होती है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या है, ये 1968 में शुरू होता है और ये हर 20 साल पे होता है, जैसे 1968, देन 1988, देन 2008, देन 2028, ऐसे ही हर 20 साल पे होता है। दिस इज़ अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट स्कॉलर्स मिलते हैं एंड दे टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, कैसे हमको इस सब्जेक्ट को, इस डिसिप्लिन को डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टाइम। सो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 1968 में होती है और ड्वाइट वॉल्डो इसके चेयरमैन होते हैं और वी कैन से प्रेसिडेंट होते हैं। सो ही लीड्स दिस फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एंड यहाँ पर बात करी जाती है एज आई सेड कि कैसे सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। एंड यहाँ पे शुरुआत होती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद फिर सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आता है, वहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है, देन थर्ड में न्यू पब्लिक सर्विस। वील बी लुकिंग इनटू इट इन द लेटर वीडियोज़। सो बेसिकली बात यही है कि स्टेज 5 जो है इट्स ऑल अबाउट कि कैसे टाइम के साथ अलग अलग सब फील्ड्स को इंटीग्रेट करा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल। सो स्टेज 5 में यही है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे डिफरेंट वर्ल्ड इवेंट्स होंगे, वैसे वैसे अडेप्ट करता जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो दीज वर दी 5 फेजेस जिसको दिया था निकोलस हेनरी ने, जहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन ग्रो करा था। सो लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विक। फर्स्ट वन वाज पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जिसकी शुरुआत होती है वुड्रो विल्सन के पेपर से। फ्रॉम 1887 टू 1926 इज़ द टाइम लाइन फॉर द फर्स्ट फेज़। फिर आता है सेकेंड फेज़, जहाँ पे अलग प्रिंसिपल्स आते हैं। ये आर्ग्यू करते हैं कि हम कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ला सकते हैं जो कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अप्लाई करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके प्राइमरीली कौन से थिंकर होते हैं, विलोबाई, बट मेन थिंकर जो इसके हैं जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है दैट इज़ गुलिक एंड उर्विक। नाउ द थर्ड फेज़ कम्स, जो कि चैलेंज का फेज़ होता है। 2 चैलेंज आते हैं उनमें। देन फोर्थ फेज इज़ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं स्कॉलर्स। पहला कि मर्ज कर देना चाहिए दोनों चीज़ों को, सेकंड की अलग अलग रखना चाहिए। एंड अलग वाले जो स्कॉलर्स थे वो अपना एक जर्नल निकालते हैं, दैट इज़ जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली 1956 में। एंड देन वी सी 5th स्टेज, जो कि इंटरेस्ट इन अनदर सब फील्ड्स है, जिसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, देन न्यू पब्लिक सर्विस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया हो, देन प्लीज़ डू लाइक इट. ऑल्सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, एंड नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, PYQs एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल. सो इफ़ यू वांट देम, देन अगर आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड तुलिका10, देन यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. ऑल्सो आपको अगर नेट के कोर्सेज़ या CUET के कोर्सेज़ चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. थैंक यू.